नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और 12वीं सदी के भारत में चलेंगे। बिल्कुल। और एक ऐसे नायक की कहानी में उतरेंगे जिनकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हमें लगती है। हमारे पास दो अलग-अलग नजरिए इसे समझने के लिए। सही कहा। एक तरफ तो चंद बरदाई का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जो वीरता, प्रेम, सम्मान एक बहुत ही भव्य गाथा सुनाता है। और दूसरी तरफ उसी दौर के जो फारसी इतिहासकार हैं, उनके लेख हैं जो हमें लड़ाई, राजनीति और कूटनीति का, कह सकते हैं, एक ज्यादा जमीनी ब्यौरा देते हैं। तो आज हम इन दोनों को मिलाकर उस शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे जो इतिहास और किंवदंती के बीच कहीं खड़ा है। और यही इस चर्चा को दिलचस्प बनाता है। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये भी है कि कहानी को इस तरह क्यों बताया गया। ये सिर्फ एक राजा के उठने और गिरने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने की कोशिश है कि कैसे व्यक्तिगत अभिमान, प्रेम और शायद एक फैसला एक पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल सकता है। दिल्ली का पतन सिर्फ एक बाहरी आक्रमण से नहीं हुआ, उसकी नींव वो अंदर की दरारों से पड़ी थी। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था लगभग 1149। अजमेर का शाही घराना, जहां राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरी देवी के घर पृथ्वीराज का जन्म हुआ। कहते हैं कि वो बचपन से ही असाधारण थे, बहुत तेज, निडर। हाँ, मुझे रासू का वो हिस्सा हमेशा याद रहता है जहां लिखा है कि वो किशोरावस्था में ही लोहे के ऐसे धनुष झुका देते थे जिन्हें बड़े बड़े योद्धा उठा भी नहीं पाते थे। ये सुनने में तो किसी सुपर हीरो की कहानी जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाकाव्यों में नायक को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना एक परंपरा रही है। अच्छा। लेकिन अगर हम इस अतिशयोक्ति को एक तरफ रख भी दें, तो भी सच्चाई ये है कि वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैन्य नेता थे। मतलब उनकी असल उपलब्धियां भी कुछ कम नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीती, और 20 की उम्र तक तो अजमेर और दिल्ली के एक विशाल साम्राज्य पर उनका नियंत्रण था। कहां से कहां तक फैला था ये साम्राज्य? आप सोचिए, थार रेगिस्तान से लेकर गंगा के मैदानों तक। तो उनकी प्रसिद्धि सिर्फ ताकत की वजह से नहीं थी, वो अपने न्याय और प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए भी जाने जाते थे। और शायद यही प्रसिद्धि और वीरता की कहानियां थीं जो सरहदें पार करके कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के दिल तक पहुंच गई। यहां से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। हाँ, लेकिन इस मोड़ को समझने के लिए हमें उस समय की राजनीति को भी देखना होगा। अच्छा। कन्नौज के राजा जयचंद और दिल्ली के चौहानों के बीच पहले से ही एक तरह की ठंडी लड़ाई चल रही थी, वर्चस्व को लेकर। बिल्कुल। दोनों ही उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहते थे। संयोगिता और पृथ्वीराज की इस प्रेम कहानी ने उस राजनीतिक दुश्मनी में, कह लीजिए, घी डालने का काम किया। तो ये सिर्फ दो लोगों के प्यार की बात नहीं थी, ये दो ताकतों के टकराव का प्रतीक भी बन गया। सही कहा। और फिर जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की। यानी एक ऐसी सभा जहां राजकुमारी अपना पति खुद चुनती हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने इसमें पृथ्वीराज को बुलाया ही नहीं। सिर्फ बुलाए नहीं, उन्होंने तो दरवाजे पर द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की एक मूर्ति लगाकर उनका मजाक उड़ाया। ये तो दुश्मनी को एक बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर ले जाना हुआ। बिल्कुल। ये एक सीधा अपमान था, एक राजनीतिक संदेश कि दिल्ली का राजा कन्नौज के द्वारपाल के बराबर है। जयचंद को लगा कि उन्होंने पृथ्वीराज को नीचा दिखा दिया है, पर वो शायद प्यार और स्वाभिमान की ताकत को कम आंक रहे थे। और फिर जो हुआ वो तो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। पृथ्वीराज भेष बदलकर कन्नौज पहुंच गए। हाँ, और स्वयंवर के दिन संयोगिता ने बड़े से बड़े राजाओं को नजरअंदाज किया और सीधा जाकर उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। उसी पल पृथ्वीराज सामने आए, संयोगिता को अपने घोड़े पर उठाया और भरी सभा से उन्हें दिल्ली ले गए। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक लड़की का अपहरण नहीं था, ये जयचंद के अभिमान पर एक खुली चोट थी। कन्नौज का अपमान। हाँ, वो सार्वजनिक अपमान अब एक गहरे प्रतिशोध में बदल चुका था, और उसी दिन उस विश्वासघात के बीज बो दिए गए थे जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान का इतिहास ही बदल दिया। एक तरफ जब भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य आपस में ही उलझे हुए थे,
तब उत्तर में खैबर दर्रे के पार एक तूफान तैयार हो रहा था। घोर का शासक मोहम्मद गोरी। उसका एक ही सपना था, हिंदुस्तान की दौलत और जमीन पर कब्जा करना। तो 1191 में गोरी ने अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर हमला किया और तराइन के मैदान में उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना से। तराइन का पहला युद्ध और एक भयंकर युद्ध था। फारसी इतिहासकार भी राजपूतों के शौर्य का जिक्र करते हैं। पृथ्वीराज की सेना के हाथियों के हमले ने गोरी की घुड़सवार सेना में खलबली मचा दी थी और गोरी खुद भी घायल हो गया था। बुरी तरह घायल हुआ और उसे पकड़ लिया गया। युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत चुके थे। और यहीं पर वो फैसला लिया गया जिस पर आज भी इतनी बहस होती है। पृथ्वीराज ने गोरी को हराने के बाद उसे जिंदा छोड़ दिया। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। क्या ये उस समय की राजनीति में एक आम बात थी? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये उस समय के राजपूत युद्ध नियमों का एक हिस्सा था, जिसे धर्म युद्ध कहते हैं। अच्छा, धर्म युद्ध। हाँ, उनका मानना था कि भाई एक निहत्थे थे या कह लीजिए हारे हुए दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। पृथ्वीराज ने एक राजपूत आदर्श निभाया। लेकिन गोरी के लिए यह आदर्श नहीं था। बिल्कुल नहीं, गोरी के लिए ये एक मौका था। वो इन नियमों से नहीं खेल रहा था। उसकी नजर में ये दयालुता नहीं बल्कि एक रणनीतिक भूल थी। एक ऐसी भूल जिसने गोरी को बदला लेने की आग में और जला दिया। उसे पूरा 1 साल मिल गया अपनी हार से सीखने के लिए, अपनी सेना को फिर से तैयार करने के लिए और राजपूतों की कमजोरियों को समझने के लिए उसने उस मौके का पूरा फायदा उठाने की तैयारी की। वो समझ गया था कि राजपूतों को हराना है तो ताकत के साथ साथ छल का भी इस्तेमाल करना होगा। और ठीक 1 साल बाद 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। गोरी वापस आया, लेकिन इस बार वो दुगनी ताकत और एक नई रणनीति के साथ लौटा था। उसके पास 1,20,000 की सेना थी। पृथ्वीराज ने मदद के लिए दूसरे राजपूत राजाओं को संदेश भेजा, लेकिन जयचंद जैसे राजाओं ने अपनी पुरानी दुश्मनी नहीं भुलाई। और ये उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी थी। मतलब जो राज्य मिलकर इस बाहरी खतरे का सामना कर सकते थे, वो अपनी अंदरूनी लड़ाई में ही उलझे रहे। बिल्कुल। एकता की कमी ने पृथ्वीराज को मैदान में लगभग अकेला छोड़ दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अंदर का विभाजन बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। युद्ध घंटों तक चला। फिर शाम होते होते गौरी ने अपनी चाल चली। हाँ, उसने अपनी सेना के एक हिस्से को पीछे हटने का नाटक करने को कहा। और राजपूतों को लगा कि दुश्मन भाग रहा है। बिल्कुल। चौहान घुड़सवार सेना ने जब उनका पीछा किया तो गोरी की जो ताजा रिजर्व सेना थी उसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये एक जार था। उस घेरे में हजारों सैनिक मारे गए। दिल्ली की सेना बिखर गई और इतिहास में पहली बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उन्हें पकड़ लिया गया। दिल्ली का पतन हो चुका था। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक दुश्मन के साहस से नहीं बल्कि अपनों के विश्वासघात और विभाजन से हार गया था। फारसी स्रोतों के हिसाब से पृथ्वीराज को पकड़कर मार दिया गया, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज रासो कहानी को एक और बिल्कुल अलग मोड़ देता है। एक ऐसा अंत जो हार को भी जीत में बदल देता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि अब हम इतिहास के दायरे से निकलकर किंवदंती के दायरे में जा रहे हैं। तो रासो के अनुसार पृथ्वीराज को अंधा करके गजनी ले जाया गया और उनके दोस्त और कवि चंद बरदाई भेष बदलकर उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए जी। और उन्होंने सुल्तान गोरी को बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर हैं। यानी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते हैं। बिल्कुल। गोरी ने मनोरंजन के लिए एक प्रदर्शन का आदेश दिया। और जब पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया गया तो चंद बरदाई ने एक दोहे में उन्हें गोरी के बैठने की सही जगह और ऊंचाई बता दी। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। कहते हैं पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में तीर चलाया और वो सीधा गोरी के गले में जा लगा। विजेता सुल्तान वहीं ढेर हो गया। और इसके तुरंत बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने भी एक दूसरे की जान ले ली ताकि दुश्मन के हाथों ना मरना पड़े। दिल्ली के सिंह ने अपना अंतिम बदला ले लिया था। ये पृथ्वीराज रासो की कहानी है जो सुनने में बहुत वीर रस से भरी लगती है। हाँ, लेकिन इतिहासकार इसे सच नहीं मानते। गौरी की मौत तो सालों बाद भारत में एक अलग अभियान के दौरान हुई थी। तो सवाल ये है कि अगर ये सच नहीं है तो फिर ऐसी कहानी गढ़ी क्यों गई? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इसका मतलब ये है कि कभी-कभी जब आप असल में युद्ध हार जाते हैं तो आप कहानियों और कविताओं में एक नैतिक जीत की तलाश करते हैं। अच्छा। ये कहानी उस हारी हुई पीढ़ी को ये बताने का एक तरीका थी कि भले ही हमारा राजा मारा गया, हमारा साम्राज्य छिन गया,
लेकिन हमारा सम्मान नहीं झुका। हमारे नायक ने अंत में भी अपना बदला पूरा किया। बिल्कुल, ये हार में भी स्वाभिमान को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इतिहास इसे दिल्ली का पतन कहता है, पर ये असल में एकता का पतन था। सही कहा, ये अहंकार की साम्राज्य पर जीत थी। पृथ्वीराज की कहानी हमें यही दिखाती है कि एक महान शासक की विरासत सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों से नहीं बनती, बल्कि उन फैसलों से भी बनती है जो वो शांति के समय में लेता है। बिल्कुल, उन्होंने सम्मान के लिए शासन किया, लालच के लिए नहीं। उनकी हार ने एक बहुत बड़ा सबक छोड़ा। दया एक महान गुण है, लेकिन राजनीति और युद्ध में दयालुता को हमेशा रणनीति के साथ तोलना पड़ता है। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़ा किला लोहे या पत्थर का नहीं होता, वो भरोसे और एकता का होता है। और जब वो किला टूटता है तो कोई भी साम्राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाते हैं। इतिहास में क्या व्यक्तिगत रिश्ते और अभिमान हमेशा राष्ट्र के भाग्य पर भारी पड़ते हैं? और क्या एक शासक का सबसे मानवीय गुण जैसे कि दया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है?